देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मुद्दे दोस्तों चल के सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रैक बताएंगे दोस्तों। पूरे देश का ध्यान शंकराचार्य और यूजीसी के मुद्दे पर है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अंदर खाने ही शिंदे ने 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता की कैबिनेट मीटिंग छोड़कर अपने गाँव की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बताएंगे किस तरीके का महाराष्ट्र में नए तरीके के बवाल का नया मामला सामने आ रहा है दोस्तों, और बीजेपी को कैसे गोली देकर रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर बरेली के साथ साथ आगरा, संभल, कुशीनगर, अलीगढ़, जौनपुर और देवरिया के साथ साथ वाराणसी, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। करणी सेना से लेकर सवर्ण सेना और हिंदू छत्रक मैदान में उतरे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी कानून को लेकर भाजपा की होशियारी ही उसकी लुटिया डुबाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केवल 2 दिनों के बाद 31 तारीख को मतदान की प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यानी बीएमसी जो 74,000 करोड़ का एक बजट वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी महानगर पालिका है दोस्तों, जो गोवा से लेकर हिमाचल प्रदेश से एक बड़े राज्य के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसका बजट ही उस तरीके का है। और यहाँ पर मेयर बनाने को लेकर लगातार सत्ता का संघर्ष जारी है। ऐसे में शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर चल रहे चर्चा के बीच में शिंदे गुट ने बीजेपी को एन मौके पर एक ऐसा धोखा दिया है दोस्तों कि आप भाजपा वाले जन्म जन्म तक याद रखेंगे। हुआ यह है कि महानगर पालिका के चुनाव को लेकर 31 जनवरी को तैयारी की जा रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि 31 तारीख को उनका महापौर बन जाएगा यानी मेयर बन जाएगा, लेकिन अचानक से शिंदे के 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है दोस्तों। आपको बता दें कि इसे लेकर एक जोरदार तरीके का हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बीएमसी के चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। यानी जितने भी पार्षद होते हैं उनको कोणार्क के डिविजनल कमिश्नर के पास जाकर नवी मुंबई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसे में शिंदे गुट के 29 पार्षद अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे दोस्तों, जहां पर इनको बताना पड़ता है कि कौन से नगर निगम से चुनाव जीते हैं और पार्टी का क्या स्टेटस है, यानी कौन सी पार्टी से चुनाव जीते हैं, और जीत का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। इसके बाद पार्षदों को शपथ दिलवाया जाता है और बाद में पार्षद मेयर के चुनाव को लेकर वोट डालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, तो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है ताकि मेयर के चुनाव को लेकर ये पार्षद वोट डाल सके। अभी ये पार्षद केवल नाम के लिए है दोस्तों, आधिकारिक तौर पर ये पार्षद घोषित नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक ये बीएमसी का मेंबर नहीं बनेंगे और शपथ से पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसे में 29 के 29 पार्षदों के रजिस्ट्रेशन को लेकर शिंदे की पार्टी ने पहले ही पूरा अभियान शुरू कर दिया था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि मेयर चुनाव को लेकर शिंदे और बीजेपी मिलकर मेयर बना लेंगे, लेकिन बाद में जैसे ही दावोस से वापस लौटते हैं देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं जाते और शिंदे अपने गांव सतारा जिले के गांव पहुंच जाते हैं दोस्तों। और ऐसे में अचानक से मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सारे कामकाज छोड़कर शिंदे का अपने गृह जिले सतारा पहुंच जाने से पता चल रहा था कि बीजेपी और शिंदे के बीच में तलवारें खिंच चुकी है दोस्तों। और इसके बाद खबर आती है कि 31 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी खुद का मेयर बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले कल शाम को अचानक से शिंदे ग्रुप के 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अपडेट आती है। यानी जो चुनाव 31 जनवरी को होने वाला था उसको तकरीबन एक सप्ताह के लिए और टाल दिया गया है। यानी बीजेपी की तैयारी पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है दोस्तों। और अचानक से 29 रजिस्ट्रेशन एक साथ रद्द हो जाने से कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा है कि अब शिंदे और बीजेपी के बीच में जो तलवारें खींची हुई है वो खुलकर सबके सामने आ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शिंदे पलटी मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बीजेपी वालों को आज नहीं तो कल शिंदे जरूर मजा चखाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि 29 पार्षदों का इस तरीके से अचानक रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना और कांग्रेस पार्टी के साथ में उद्धव ठाकरे की पार्टी के पार्षदों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाना इस बात के संकेत दे रहा है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एकजुट है और एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और शिंदे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों। और ये जो रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है इससे और ज्यादा प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है और घमासान और ज्यादा तेज होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया बता नहीं रहा, लेकिन 74,000 करोड़ के बजट वाला बीएमसी धीरे धीरे करके बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे देश भर के अंदर यूजीसी को लेकर लगातार बवाल जारी है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही यूजीसी की लड़ाई काफी तेज हो गई है। बीते दिन यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 यानी 13 जनवरी को आए नोटिफिकेशन के खिलाफ देश भर के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला दोस्तों। ये नियम हायर एजुकेशन यानी कॉलेज वगैरह में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए रोकने के लिए लाए गए, लेकिन विरोध मुख्य रूप से सवर्ण और जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठन जैसे सवर्ण सेना, करणी सेना और
और हिंदू छात्र संघ की ओर से किया जा रहा है। इसे काला कानून बताकर जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाएगा और झूठे आरोपों पर कोई सजा और इक्विटी स्क्वाड से कैंपस की निगरानी और ज्यादा बढ़ेगी और गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिन इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला, जहां पर दिल्ली के अंदर यूजीसी के हेडक्वार्टर आईटीयू के पास एक जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ। आईटीयू के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र डीयू और अन्य कॉलेज से इकट्ठा होकर यूजीसी का घेराव करने के लिए पहुंचे और 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग्स लगाई गई, नारेबाजी लगाई गई, जैसे यूजीसी काला कानून वापस लो, नो टू यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह नियम उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ेगा और यूजीसी अधिकारियों से बातचीत हुई। उन्होंने 15 दिनों के अंदर मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। साइट खाली करने के लिए लोगों के सामने पुलिस वालों ने कई सारे तरीके के रिक्वेस्ट करे दोस्तों, जिसके बाद स्थिति थोड़ी आसपास में यानी यूजीसी के दफ्तर के बाहर कंट्रोल में आई, लेकिन पुलिस की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी, बरेली, आगरा, संभल, कुशीनगर, अलीगढ़ के साथ साथ जौनपुर, देवरिया, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के साथ साथ प्रयागराज आदि कई जगह पर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। पुतले फूके गए और मार्च निकाले गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया और इस दौरान नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले पर वापस से कार्रवाई करने के लिए बोला जा रहा है। करणी सेना, सवर्ण सेना जैसे संगठन मैदान में उतरे। वहीं पर देश के अंदर झारखंड रांची के अंदर भी डीएसपीएमयू कैंपस के अंदर हिंदू छात्र संघ की ओर से मोर्चा खोला गया। युवा ओबीसी मोर्चा ने भी विरोध का समर्थन किया। वहीं पर राजस्थान, जयपुर, बिहार, हरियाणा में भी विरोध की रिपोर्ट आई है। करणी सेना ने कई जगह पर हड़ताल किया है और भूख हड़ताल भी कई जगह शुरू हुई है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री की ओर से इस पर बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी को भी गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा और गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। यूजीसी के नोटिफिकेशन को सही से लागू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जो होगा वो करेंगे, सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी वो बार बार जनरल कैटेगरी के लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का आश्वासन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। दोस्तों आरजेडी ने यूजीसी कानून का समर्थन करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि ये आरक्षित वर्ग को कवच प्रदान करने वाला कानून है। इस पर कुछ वर्ग हाई तौबा मचा रहे हैं और केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि बीजेपी के हार्डकोर वोटर इस पूरे मामले को लेकर विरोध करते हुए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। लेकिन बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, जिनके डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरा यूजीसी का नोटिफिकेशन लाया गया है दोस्तों, वो भी इस नोटिफिकेशन को लेकर बार बार जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यानी इनडायरेक्ट तरीके से वो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा। अब देखते हैं भाजपा को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, यानी जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो आजकल मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, क्या वो बीजेपी के मंत्री का पुतला भी फूकेंगे और जोरदार तरीके का विरोध करेंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के विरोध में सवर्ण नेता बीजेपी सरकार को पत्र लिख रहे हैं। वहीं पर कई नेताओं ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही 2 इस्तीफे सामने आए हैं। पहला है धर्मनारायण जोशी का, जो पूर्व विधायक मावली राजस्थान उदयपुर के हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है दोस्तों और बीजेपी सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाया है। दूसरा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमेठी के अखिलेश सिंह है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 2 बड़े इस्तीफे और आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के नोटिफिकेशन और शंकराचार्य के खिलाफ किए गए कार्रवाई पर विरोध जताते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की ओर से इस्तीफा दिया गया था दोस्तों। ऐसे में जैसे ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अलंकार अग्निहोत्री बोल रहे थे कि उनको किसी न किसी रूप से फंसाने की कोशिश की जाएगी योगी सरकार के द्वारा और उनको बंधक बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बीते शाम एक बड़ी अपडेट आती है, जहां पर अलंकार अग्निहोत्री अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हुए कहते हैं कि मुझको एडीएम कंपाउंड के अंदर बरेली में हाउस अरेस्ट किया गया है, यानी नजरबंद किया गया है और मैं केवल फोन से संपर्क साध सकता हूं और मेरा फोन कुछ देर में हो सकता है कि अनरीचेबल आ जाए, यानी पहुंच से बाहर आ जाए। यानी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एडीएम कंपाउंड में उनको नजरबंद करने का। उन्होंने इस पूरे मामले पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की मांग की है, यानी आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए हैबस कॉर्पस डालने की मांग की है। यानी अपने लोगों से हाईकोर्ट जाने के लिए बोल रहे हैं ताकि अलंकार अग्निहोत्री को इस तरीके के कब्जे से, यानी जो नजरबंदी है, उससे बचाया जा सके। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को हाउस में अरेस्ट किया गया, क्या बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। खुद उन्होंने ये बात बताते हुए जानकारी दी है। उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया था कि उन्हें रात में उठाया भी जा सकता है। क्या एक सरकारी अधिकारी का अपने तर्कों और मुद्दे के आधार पर इस्तीफा देने का फैसला कोई अपराध है? क्या एक सरकारी अधिकारी के द्वारा उन्हें लेकर बोले गए अपशब्द की पंडित पागल हो गया है अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए इस पर विरोध व्यक्त करना कोई पाप है क्या? यूपी में क्या हो रहा है? क्या लोकतंत्र के चंद्रमा को व्यक्तिगत खुंदक और महत्वाकांक्षा की कोई अमावस्या निगल चुकी है? घूम फिरकर दोस्तों अधिकारियों में ही अंतर विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर एक और ब्राह्मण समाज से आने वाले अधिकारी इस्तीफा देकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हुए भी इस्तीफा हो रहा है। दरअसल हुआ यह है दोस्तों की
बीते दिन अचानक से खबर सामने आती है कि अयोध्या के जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर यानी उप कमिश्नर की ओर से अपना इस्तीफा योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दे दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर प्रशांत सिंह थे, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर इस्तीफा देते हुए दावा किया कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ और सरकार का नमक खाया है और मैं उनके प्रति पूरी तरीके से वफादार हूँ। वो कहते हैं कि जिसका नमक खाया है उसे तो अदा करना ही पड़ेगा। यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बयान शंकराचार्य ने दिया है उस बात पर नाराजगी जताते हुए जीएसटी अधिकारी की ओर से इस्तीफा दिया गया। दोस्तों इसके बाद जो उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो मीडिया के सामने रो रहे थे, अपने आंसू पोंछ रहे थे। हालांकि आंसू कहीं दिखाई दे नहीं रहा था, केवल पोंछते हुए नजर आ रहे थे। अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे, फिर मीडिया में आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे और कहने लगे कि मैं अपना इस्तीफा बड़े भावुकता के साथ दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का अपमान हो रहा है और शंकराचार्य के योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान से आहत होकर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में योगी सरकार से ही जीएसटी के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस अधिकारी को लेकर पूरे दिन गोदी मीडिया में कार्यक्रम चलता रहा कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा हुआ है, लेकिन बाद में शाम को पता चलता है कि प्रशांत सिंह नाम का यह अधिकारी है जिसके ऊपर पिछले 4 सालों से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके जीएसटी के अधिकारी का पोस्ट हासिल करने के आरोप लगे हुए हैं। यानी इसने फर्जी अपने आप को दिव्यांग दिखाकर फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी हासिल कर ली है। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो 4 साल से लगातार जांच चल रही है दोस्तों, और मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश तक नहीं हुआ ये व्यक्ति और इसकी जांच को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता का समर्थन मिला हुआ है इस व्यक्ति को, तो ये इस्तीफा देकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करने का नाटक कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जिसका बैकग्राउंड ही फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी प्राप्त करने वाला रहा है और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति के इस्तीफे की कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे भी अगर आप प्रशांत सिंह के इस्तीफे वाला वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एकदम बेफिजूल का ड्रामा कर रहे हैं और उनके आंसू भी सही से नहीं आ रहा आंख में और केवल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं ताकि इनकी नौकरी ना जाए। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो फर्जी तरीके से बड़े बड़े नौकरियों में पहुंच चुके हैं उन लोगों को अब एहसास हो गया है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो अब सत्ताधारी दल के लोगों के समर्थन में इस्तीफा देने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत सिंह की सही से जांच होनी चाहिए और उसके बाद इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा जाना चाहिए अगर इसका फर्जी सर्टिफिकेट साबित हो जाता है, तो वैसे भी 4 साल से मेडिकल बोर्ड बार बार बुला रहा है लेकिन पेश होने के लिए नहीं जा रहे, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आगामी बजट सत्र के अंदर संसद में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की मंगलवार को बीते दिन बैठक होती है। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक में शामिल होती है दोस्तों, और अध्यक्षता करते हुए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस दौरान बड़े तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे होते हैं दोस्तों, और संसद को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मनरेगा योजना को लेकर जो बीजेपी सरकार ने फैसला लिया और मनरेगा योजना को हटाकर वीबी ग्रामजी योजना लेकर आए हैं, तो उस मामले पर तो विरोध करेंगे ही करेंगे। अरावली का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जाएगा, ग्रेटर निकोबार का मामला उठाया जाएगा, यानी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग को भी जोर शोर से डंके की चोट पर उठाया जाएगा। इसी के साथ में अभी और जो मामले हैं उन पर भी आगे बढ़ा जाएगा, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर शंकराचार्य का अपमान करने का मुद्दा हो, और चुनाव से जुड़े हुए कई सारे और भी मुद्दे आगे उठाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है संसद का सत्र, यानी आज से शुरू होकर केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 13 तारीख तक ये सदन का पहला सत्र चलने वाला है। उसके बाद बजट बनकर वापस से नया सत्र 9 मार्च से शुरू होगा जो अप्रैल तक चलता रहेगा। बजट सत्र 2 सेशन में चलता है दोस्तों, और पहले सेशन में बजट पेश होगा और उसके बाद बजट भाषण के ऊपर चर्चा होने वाली है। फिर प्रॉपर बजट बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर का, और उस बजट पर चर्चा करने के लिए मार्च के अंदर एक बार फिर से संसद का सत्र बुलाया जाएगा दोस्तों। यानी यूं कहिए कि बजट सत्र को कुछ दिनों के लिए होल्ड करके दोबारा से ओपन किया जाएगा और फिर आखिरकार जब अंतिम चर्चा हो जाएगी फिर जाकर बजट पर मोहर लग जाएगा। तो ये 2 सेशन में बजट सत्र पूरा होने वाला है और कांग्रेस पार्टी ने दोनों सेशन को लेकर अपनी रणनीति पूरी तैयार कर ली है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का एक विवादित बयान आया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो अकबर जैसे मुस्लिम नाम को मिटा दिया जाएगा, जहां मुस्लिम होंगे वहां भी उन्हें भी साफ कर दिया जाएगा। यह खुले आम मुस्लिम समाज के लोगों के नरसंहार की बातें की जा रही है और बीजेपी का नेता जो नेता प्रतिपक्ष भी है पश्चिम बंगाल के अंदर इसके बयान को लेकर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस को इस पूरे मामले पर FIR दर्ज करनी चाहिए, ये बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष होकर मुस्लिम समाज के प्रति हिंसात्मक बयान दे रहे
रहे हैं खुलकर, उल्टा सीधा बयान देते हुए पूरे समाज के लोगों को डराने की धमकी देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2 दिन पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान गिरीश महाजन जो मंत्री थे, उन्होंने भाषण के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। इस बात को लेकर महिला पुलिसकर्मी काफी भड़क गई दोस्तों, और उन्होंने मंत्री को बीच में टोक दिया। उसके बाद से विवाद काफी ज्यादा बड़ा हो गया और ऐसे में इस पूरे विवाद को लेकर आगे फैसला लेते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि वो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे मिनिस्टर गिरीश महाजन के खिलाफ। गिरीश महाजन ने जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद नहीं किया और उनका नाम नहीं लिया। एक तरीके से गिरीश महाजन ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश की और इसीलिए उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस महिला कर्मी की ओर से विरोध जताया गया था और गिरीश महाजन को बाद में माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर उन पर अब FIR दर्ज की जानी चाहिए। और ये बयान प्रकाश अंबेडकर दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद से FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस उनके रिपोर्ट को नहीं मानेगी तो वो खुद से ड्राफ्ट तैयार करेंगे और जाकर कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवाएंगे। यानी FIR तो दर्ज होगी ही होगी गिरीश महाजन के खिलाफ। अब देखते हैं SC/ST एक्ट में मुकदमा दायर होता है या नहीं होता। दोस्तों आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 22 जनवरी को राज्यपाल के भाषण के संबोधन से शुरू हुए 31 जनवरी तक चलने वाले कर्नाटका में विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप ईश्वर ने राष्ट्रपिता को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मैंने एक सपना देखा, सपने में शिक्षक मुझसे पूछते हैं कि राष्ट्रपिता कौन है। इसके जवाब में मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी का नाम लिखते हुए कि महात्मा गांधी है। प्रदीप ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता और बीजेपी के नेता R अशोक से जब ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता कौन है तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपिता JP नड्डा थे, लेकिन अब नितिन नवीन हो गए हैं। प्रदीप ईश्वर की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी वाले जोरदार हंगामा करने लगे। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ा भी मौका नहीं छोड़ते बीजेपी वालों को ट्रोल करने का। उनको निशाने पर लेकर मजाकिया तरीके से अपने टारगेट पर लेने से यानी खुलेआम मजाक किया गया है दोस्तों। और आईना भी दिखाया गया है कि भाजपा वाले राष्ट्रपिता मानते हैं JP नड्डा को पहले और अब नितिन नवीन को मानते हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी वाले राष्ट्रपिता मानते हैं। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम जोरदार तरीके का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने नेता के बयान के खिलाफ खड़ा हो। सबके सब अपने नेता के साथ में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। यानी ट्रोल किया गया बीजेपी वालों को तो इतने में ही भड़क गए दोस्तों। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर ना जाने कैसी कैसी बातें भाजपाई करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इतना तो हंसी टिटोली होना चाहिए, बीजेपी के नेता कम से कम थोड़ा तो बर्दाश्त करना सीखे। साथ साथ दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के उच्च शिक्षक संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम 2026 को लेकर देश भर के अंदर विरोध की लहर उठ रही है दोस्तों। इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली से हुई, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब ये चिंगारी लखनऊ तक पहुंच गई है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया और सबसे बड़ा कारण है कि UGC नोटिफिकेशन बीजेपी की सरकार केंद्र सरकार लेकर आई है और अब तक जो इस्तीफे हुए हैं वो कुछ लिस्ट आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। अंकित तिवारी जो मंडल महामंत्री थे उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया UGC के मामले पर। ऐसे ही आलोक सिंह जो मंडल उपाध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। महावीर सिंह जो मंडल मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। मोहित मिश्रा जो शक्ति केंद्र संयोजक थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। वेद प्रकाश सिंह शक्ति केंद्र संयोजक, नीरज पांडे, अनूप सिंह और राज विक्रम सिंह के साथ साथ अभिषेक अवस्थी जो पूर्व मंडल के मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और विवेक सिंह जो बूथ के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कमल सिंह जो बूथ के पूर्व सेक्टर के संयोजक थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा कोई एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि 11 लोगों का एक पूरा का समूह दे रहा है दोस्तों। पूरा समूह इस्तीफा दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को एक संगठन ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के दौरान लोगों के कथित तौर पर उत्पीड़न के विरोध में विशाल मार्च निकाला। इस मार्च में महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए गए। जमीयत उलेमाए हिंद का ये जुलूस उत्तर मध्य कोलकाता के राजा बाजार इलाके में शुरू हुआ और शहर के मध्य भाग स्थित एस्प्लेनेड में समाप्त हुआ। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ये लंबा मार्च निकाला गया। मार्च में हजारों की संख्या में SIR के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे, विरोध करते हुए नजर आए। इसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग थे। मुस्लिम महिलाएं भी नजर आ रही है दोस्तों। मार्च का नेतृत्व कर रहे बंगाल सरकार के जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने आरोप लगाया कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है और जो निवासी है अपने क्षेत्र के, उनको सत्यापन करने के लिए बुलाया जा रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। चौधरी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रहेंगे। SIR की जो प्रक्रिया अपनाई जा
आ रही है वो पूरी तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए एक नए ढंग से लेकर आई गई है और प्रक्रिया का ही हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का वही सबसे बड़ा कारण है विरोध का। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भी हजारों किसान नासिक से मुंबई की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो किसानों से जुड़ी मांगे हैं, चाहे एमएसपी हो या फिर जमीनों के अधिकार का मामला हो, सिंचाई के पानी का मामला हो। इन्हीं मामलों के इर्द गिर्द ये पूरा आंदोलन चल रहा है और भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में मनरेगा योजना में बदलाव करके बीजेपी ने किसानों को मैसेज भेजा था कि वो किसानों और मजदूर संगठन के लोगों की चिंता नहीं करती है। इसके बाद अब किसान भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सीनियर मोस्ट लीडर माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों खड़गे कहते हैं कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर और राहुल गांधी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के लेवल के हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं और मेरी और राहुल गांधी की रैंकिंग कैबिनेट रैंक वाले मिनिस्टर के तौर पर होनी चाहिए। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी रिपब्लिक डे पर उनको बुलाया गया समारोह में तो पीछे बिठाया गया और स्टेट मिनिस्टर के पास वो बैठे हुए थे, राज्य मंत्रियों के पास में जो तीसरे नंबर का मंत्री होता है दोस्तों, यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उन मंत्रियों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बिठाया गया। जबकि ये कैबिनेट का रैंक होता है दोनों नेता प्रतिपक्ष का, राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का। राहुल गांधी के अपमान को लेकर खड़गे ने नाराजगी जताई है। साथ साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के आपसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।